आधुनिक भारत के इतिहास का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हमारा आज का विषय रहेगा जिसको हम बोलेंगे कार्नाटिक वॉर। कार्नाटिक वॉर या इसी का दूसरा नाम होता है एंग्लो फ्रेंच वॉर या स्ट्रगल, आप इसको बोल सकते हैं। हिंदी में इसी को बोला जाता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल का मतलब आप जानते हैं अंग्रेजों से, फ्रांसीसी का मतलब है जो फ्रांस से आए थे फ्रेंच लोग। इन दोनों के बीच में युद्ध संघर्ष हुए, वो सब यहाँ पे पढ़ना है। और कौन से वाला वॉर हमें पढ़ना है? सेकंड वाला आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हम पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पढ़ेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का बैकग्राउंड और उसके अंदर जो संधियां जो वार हुए थे वो हम पहले जानते हैं। दोबारा से देखिए, एक चीज आपको रिपीट कर देता हूं कि कोई भी अगर जैसे कर्नाटिक वॉर पढ़ रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी वॉर पढ़ेंगे, तीन चीजें हमें उसके बारे में जाननी जरूरी होती हैं। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट वन, रीजन, उस युद्ध का कारण क्या था। रीजन, उस युद्ध का कारण क्या था। अब रीजन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जनरल रीजन, सामान्य कारण, यानी कि जैसे तीनों के तीनों कर्नाटिक वॉर्स हुए थे तो उनका रीजन सभी का एक मुख्य रूप से क्या था, वो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड कंपटीशन, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। दोनों ही देशों के लोग क्या करना चाहते थे? भारत के अंदर अपना व्यापार करना चाहते थे, इसलिए युद्ध हुए। लेकिन कोई ना कोई एक इमीडिएट कॉज होता है, तात्कालिक कारण होता है, यानी कि जिस समय पे युद्ध स्टार्ट हुआ है उस समय पे एक्चुअल में कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके कारण कि वो युद्ध वहां पे हुआ। तो दो प्रकार से रीजन होते हैं। तो एक जनरल रीजन जो है, कॉज जो है युद्ध का, वो मैं आपको बता चुका, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन अब यहाँ पे स्पेशली हम सेकंड कार्नाटिक वॉर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या रीजन रहा था वो हमें पढ़ना है। तो सेकंड जो कार्नाटिक वॉर था आपका, उसका स्पेशल रीजन क्या रहा वो यहाँ पे देखेंगे। और सेकंड चीज बैटल, कि सेकंड कार्नाटिक वॉर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी गई वो हमें देखना है। और तीसरी चीज हमें क्या देखना है कि जो ट्रीटी, जो संधि हुई, किस संधि के द्वारा इस युद्ध का विराम हुआ और इस ट्रीटी के बाद क्या कंक्लूजन निकल के आया इस युद्ध के अंदर, एक ये चीज हमें जाननी है। तो तीन चीजें हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्नाटिक वॉर सेकंड की, या एंग्लो फ्रेंच वॉर सेकंड। चलते हैं बिल्कुल सबसे फर्स्ट रीजन को जानते हैं। कारण क्या था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रीजन, यहां पे इसी के ऊपर बेस रहेगा आपका लो। और जो तीन के तीन जो कार्नाटिक वॉर्स हैं, तीनों के तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं वही बैकग्राउंड रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां से ज्यादा आता है। तो बेटा, जैसे पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको मैप बना के दिखाया था कि हैदराबाद और कर्नाटक के दो रीजन थे। वहां पे कहाँ मद्रास था, कहाँ पुडुचेरी था आपका, ठीक है, और कहाँ पे करिकाल था। तो यहाँ पे जनरली मैंने कहा था कि सारी चीजें दो मुख्य रीजन थे, एक हैदराबाद और एक कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक, ये लीजिए हैदराबाद, और ये मैंने ले लिया कर्नाटक, या जिसको आप इंग्लिश में कर्नाटक वगैरह बोला जाता था। आज का जो तमिलनाडु है वहां पे पहले का कर्नाटक होता था, याद रखें, कोरोमंडल तट जिसको कहा जाता है वहां पे ये आपका होता था। हैदराबाद के अंदर ध्यान से देखिएगा, रीजन बड़ा ही शानदार और इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल स्टोरी टाइप बनेगी यहां से। और स्टोरी आपको जस्ट अभी के अभी विद डेट्स याद हो जाएगा आपको। देखिए, हैदराबाद के अंदर हम जानते हैं कि जब से हैदराबाद आजाद हुआ था तो यहाँ पे जो शासन कर रहा था, जो निजाम था यहाँ का, वो कौन था? आसफ जाह यहाँ का शासन था। और कर्नाटक जो है, यहाँ पे जो रूलर था जिसको नवाब कहा जाता था, अब यहाँ का नवाब कौन था? पिछली क्लास के अंदर ही मैंने आपको बताया था, अनवरुद्दीन
यहाँ का नवाब था। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या कि आसफ जाह जो है इसकी 1748 के अंदर आसफ जाह वाज डाइड इन 1748। 1748 में आसफ जाह की मृत्यु हो गई, 1748 में हो गई मृत्यु। ठीक है, मृत्यु हुई तो इसके बाद यहां पे शासन के लिए, निजाम बनने के लिए दो दावेदार थे, एक नासिर जंग, फर्स्ट वन नासिर जंग और सेकंड वन मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दो दावेदार थे 1748 में जैसे ही आसफ जाह की मृत्यु हुई। इसी के बाद से इन्हीं के बीच में स्ट्रगल शुरू हुआ और इसी के बाद से आपका सेकंड कार्नाटिक वॉर जो है वो शुरू हुआ। तो इसकी डेट अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, यहाँ शायद आपको दिखेगा नहीं, इधर लिख देता हूँ। इसकी अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 1749 से 1754 ये इसकी जनरल डेट है जो सर्वमान्य आपकी होगी। कई बार 1754 की जगह पे 1755 भी यूज हो जाता है, बट याद रखिएगा 1754 ज़्यादा सही है। बट अगर कभी ऐसा कंक्लूजन आ जाए, कन्फ्यूजन हो जाए आपको, तो 55 भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये युद्ध का टाइम रहा, लगभग 5 साल चला। चलिए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं कि आसफ जाह की मृत्यु के बाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में जंग थी। लेकिन क्या था कि आसफ जाह का थोड़ा सपोर्ट था, कुछ अंग्रेजों का सपोर्ट चलो बाद में होएगा, या जनता का सपोर्ट था। तो क्या हुआ, नासिर जंग को यहाँ का क्या बना दिया गया, निजाम। निजाम का मतलब वहां पे शासक को बोलते थे, निजाम शाही चलती थी वहां पे, निजाम बन गया नासिर जंग। ठीक है, 1748 के बाद निजाम यहाँ पे बन गया नासिर जंग। अब मुजफ्फर जंग चाहता था कि यहाँ का निजाम ये बने, इसलिए इसने क्या किया, इसने ये गया किसके पास, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, यानी फ्रांसीसी जो थे वहां पे उनके पास गया, उनसे सहायता मांगी। फ्रांसीसियों को भी मौका मिल गया कर्नाटक यानी हैदराबाद रीजन के अंदर अपने हस्तक्षेप करने का, अपनी पॉलिटिक्स करने का। इसलिए फ्रेंच लोगों ने क्या किया, मुजफ्फर जंग का साथ लिया, दोनों एक साथ हो गए। चलिए अब इधर आइए पहले, उसके बाद दोबारा से हम यहीं पे आएंगे। इधर कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा था, कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा, अनवरुद्दीन यहाँ का नवाब बना हुआ था। बट एक्चुअली में देखा जाए तो कर्नाटक के अंदर जो नवाब बनने वाले थे वो कौन बनने वाले थे, यहाँ पे नवाब बनने वाले थे चांदा साहिब। लेकिन चांदा साहिब को क्या हुआ, इनको मराठों के कुछ कबीलों ने इनको बंदी बना लिया। यानी कर्नाटक के अंदर अगर इनिशियली देखा जाए तो चांदा साहिब ही नवाब बनने वाले थे, लेकिन चांदा साहिब को मराठों ने बना लिया बंदी। मराठों ने इनको बंदी बना लिया, इसीलिए इसके बाद में अनवरुद्दीन क्या हुए, वहां के नवाब बने थे। अब चांदा साहिब के साथ क्या हुआ, अब ये मराठों के ने जहां पे इनको बंदी बना रखा था वहां से भाग निकले। मराठों ने जहां पे इनको बंदी बना रखा था वहां से भाग निकले। अब भाई भाग के यहाँ पे आ गए कर्नाटक के अंदर, तो अब ये सोचने लगे कि यहाँ का नवाब, यहाँ का जो नवाब है वो तो मैं ही बनूंगा। लेकिन अब अनवरुद्दीन के पास सेना थी तो इनको नवाब क्यों बनने देंगे। इसीलिए चांदा साहिब ने क्या सोचा कि मैं भी कहाँ जाता हूँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसियों के साथ जाकर के ये भी क्या हुए, उनके साथ मिल गए, चांदा साहिब और फ्रेंच। इसका मतलब है कि एक तरफ पार्टी में कौन कौन था, कर्नाटक से चांदा साहिब और हैदराबाद से मुजफ्फर जंग और साथ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी एक टीम बन गई। अब इनकी टीम बन गई तो भाई हैदराबाद के अंदर नासिर जंग और कर्नाटक के अंदर अनवरुद्दीन, इन्होंने सोचा कि अब
उनके साथ अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है तो हम दोनों किसका सहारा लेंगे? हम दोनों लेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसीलिए नासिर जंग और अनवरुद्दीन ये दोनों किसके पास चले गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यहाँ के शासन में अपना हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। इसका मतलब एक तरफ तो नासिर जंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन थे, और एक तरफ चांदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दो टीम में विभाजित हो गए सारे के सारे। चलिए इसके बाद क्या घटना घटित हुई वो और हम आगे देखते हैं। तो सेकेंड कार्नाटिक वॉर जो है, इसके बाद इसके अंदर कौन सी घटना घटित हुई? 1749 में क्या हुआ? यहां पे चांदा साहिब जब वापिस आया तो इसने क्या किया, यानी चांदा साहिब प्लस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी लोग, इन दोनों ने मिल करके 1739 में क्या किया? जो अनवरुद्दीन था इसको मार दिया। मारा जिस युद्ध में मारा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बैटल ऑफ एम्बर की लड़ाई, बैटल ऑफ एम्बर। ठीक है, तो अंबर की लड़ाई में 1749 में चांदा साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनवरुद्दीन को मार डाला। और कर्नाटक जो है यहाँ का नवाब किसको बना दिया गया? कर्नाटक जो है यहाँ का नवाब किसको बना दिया गया? चांदा साहिब को। ठीक है, चांदा साहिब। कर्नाटक यहां का नवाब बन गया चांदा साहिब। चांदा साहिब बन गया। ये तो हुई बात कर्नाटक की। इसके बाद बारी थी हैदराबाद की। हैदराबाद के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे हैदराबाद के अंदर शासक कौन था? हैदराबाद के अंदर नासिर जंग वहां पे रूल कर रहे थे, निजाम थे वहां के। तो और जैसा कि मैंने बताया कि मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिले हुए थे। उन दोनों ने मिलकर के क्या किया? 1750 में नासिर जंग जो है इसको भी मार दिया, इसकी भी हत्या कर दी, इसको भी मार दिया। और मारने के बाद हैदराबाद के अंदर जो निजाम बनाया यानी शासक जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? मुजफ्फर जंग को यहाँ का शासक बना दिया। इसका मतलब हैदराबाद भी और कर्नाटक भी दोनों के दोनों अब चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग फ्रेंच कंपनी वालों के यानी फ्रांसीसियों के थे। इसका मतलब है कि फ्रांसीसी अपने बिल्कुल शीर्ष पे थे, अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुके थे, युद्ध करके अंग्रेजों को बिल्कुल पछाड़ चुके थे वो, यानी अंग्रेज बिल्कुल हार चुके थे, टूट चुके थे। और फ्रांसीसियों ने अपना दबदबा यहाँ पे बना लिया था, क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद दोनों के अंदर उन्हीं के बनाए हुए प्यादे बैठे हुए थे। इसके बाद बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दुर्लभ घटना होती है। दुर्लभ घटना कैसे है? अब एक ऐसा इंसान कि जिसको घर वाले परेशान, पूरा शहर परेशान, पूरा गांव परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान, और उस इंसान ने आकर के यहाँ पे बिल्कुल ही पासा पलट दिया। अब वो क्या हुआ, अब देखिए आगे। तो जैसा कि हमने यहां तक सिर्फ यही देखा कि कर्नाटक और हैदराबाद के अंदर अब फ्रांसीसियों का दबदबा हो चुका था। एक बैटल हुई 1749 के अंदर, अंबर की लड़ाई। 1750 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अब क्या हुआ देखिए, फ्रेंच ईस्ट
इंडिया कंपनी की तरफ से जो उनका गवर्नर था वो था डुप्ले, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर अब बन के आया था वो कौन आया था? क्लाइव। अब गवर्नर बन के आया था क्लाइव, ठीक है, क्लाइव गवर्नर बन के आया। डुप्ले तो था ही, क्लाइव यहां पे आया बन के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के दोनों फ्रांसीसियों के हाथ में थे, डुप्ले के हाथ में थे। अब इन्होंने क्या किया बेटा, देखिए अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, कर्नाटक के अंदर चांदा साहिब आ गया अपने शासन पे, चांदा साहिब का शासन शुरू हो गया। अब चांदा साहिब ने क्या किया था, अनवरुद्दीन को मार दिया। लेकिन अनवरुद्दीन के बाद एक मोहम्मद अली नाम से अनवरुद्दीन का बेटा था, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली अभी जिंदा था। चांदा साहिब ने सोचा क्यों ना मोहम्मद अली को भी मार दिया जाए, इसलिए मोहम्मद अली ने क्या किया, त्रिचिनोपली ये नाम का एक स्थान था, इस स्थान पर भाग गया कौन, मोहम्मद अली, और यहां पे जाके छिप गया त्रिचिनोपली के अंदर। त्रिचिनोपली के अंदर मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा था वहां पे भाग गया, क्यों, क्योंकि चांदा साहिब और फ्रेंच उसका पीछा कर रहे थे। तो चांदा साहिब और फ्रेंच आर्मी इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर मोहम्मद अली का पीछा शुरू किया और त्रिचिनोपली पे जहां ये छुपा हुआ था वहां पे उसको घेर लिया। अब शुरू होती है लड़ाई, क्लाइव का जो माइंड गेम यहां से शुरू होता है। क्लाइव ने क्या किया, अब जैसे ही मैंने बताया कि चांदा साहिब और जो फ्रेंच थे वो अपनी आर्मी लेके पहुंच गए कहां पे, अपनी आर्मी मैक्सिमम आर्मी के साथ पहुंच गए त्रिचिनोपली, ताकि मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा था इसको मारा जा सके। क्लाइव ने क्या किया, लगभग अपने 200 से 500 के बीच कुछ सैनिक, वैसे ज्यादातर कहा जाता है कि 200 सैनिक के आसपास से लेके गया, और कहाँ गया, जो कर्नाटक की राजधानी थी आरकोट, आरकोट में पहुंच गया, आरकोट में पहुंच गया और यहाँ पे हमला कर दिया। हमला करके क्या किया, आपको पता है कि यहाँ पे फ्रेंच का शासन था, क्योंकि फ्रेंच के अंडर में ही चांदा साहिब थे, तो इनका जो सैनिक थे सभी को मार के और यहाँ आरकोट पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आरकोट पर कब्जा कर लिया किसने, क्लाइव, जो कि किसकी तरफ से था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन अब फ्रेंच लोगों ने क्या किया, इसको मारने के लिए यहां से दोबारा से 4000 सैनिक भेजे लगभग, लेकिन ब्रिटिश जो क्लाइव था उसने क्या किया, इन 4 को भी डिफीट कर दिया, मार दिया और आरकोट पर अपना कब्जा कर लिया। ये कब हुआ, ये हुआ 1751 में, 1751 में, और इसी को क्या कहा जाता है, आरकोट का युद्ध, आरकोट का युद्ध। तो आरकोट का युद्ध कब हुआ, 1751 में, किसके बाद, किसके साथ हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच के साथ में, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर 1751 में क्या हुआ, जो फ्रेंच थे वो बुरी तरह से हारे और आरकोट पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। और इसके साथ साथ कुछ और अड्डे भी ऐसे थे, कुछ केंद्र ऐसे थे जो कि फ्रेंच के अंडर में थे, उनको भी ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। और जो आपका फ्रेंच शासन शीर्ष स्थान पे चल रहा था वो अब क्या हो गया था, मैक्सिमम जगह से छीन ली गई थी और बिल्कुल अपने लो लेवल पे आ चुका था, और ब्रिटिश शासन अपने हाईएस्ट पीक के ऊपर आ चुका था, ठीक है। सो यहाँ पे यही आपका था क्या, जो सेकंड वॉर था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। बस इतना हो गया कि फ्रेंच बिल्कुल लो लेवल पे जा चुके थे और ब्रिटिश अपने शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले थे। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्रेंच कंपनी थी यहाँ पे वो गवर्नमेंट कंपनी थी, उनको कुछ भी करने से पहले, उनको यहाँ पे सैनिक भेजने से पहले भी ऑर्डर यानी आदेश का इंतजार करना पड़ता था कि कब गवर्नमेंट उनको आदेश दे और हम आगे बढ़े। अब गवर्नमेंट ने इनको दोबारा से ऑर्डर किया कि आप लोगों को इंडिया किस लिए भेजा गया था, हमारा मेन उद्देश्य जो था इंडिया जाने का वो था ट्रेड करना, लेकिन आप ट्रेड तो करना दूर की बात है, जितना भी ट्रेड होता है उससे कुछ थोड़ी बहुत भी इनकम होती है
वो सारी इनकम तो आप युद्धों में लगा रहे हो। इसीलिए इन्होंने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने, इन्होंने जो उनके ड्यूप्ले जो थे, इनके गवर्नर जो थे फ्रेंच कंपनी के, उसको वापस बुला लिया और वापस बुला करके एक नया गवर्नर भेजा, जिसको कहा कि जाके युद्ध की समाप्ति करके आओ, समझौता करके आओ, और उसका नाम था गोदेहू और उधर से क्लाइव। गोदेहू फ्रांस की तरफ से, फ्रेंच कंपनी की तरफ से, और ये ब्रिटेन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, दोनों आए और इस युद्ध को रोकने के लिए 1755 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक संधि की, जिसको कहा जाता है पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 में इन्होंने। और इस ट्रीटी के द्वारा क्या हुआ, ये जो युद्ध था उस पर विराम लगा, ये शांत हो गया। और इसके बाद अंग्रेजों ने कहा फ्रेंच को कि कुछ स्थान जो इनके चंद्रनगर वगैरह इनसे छीन लिए गए थे, इनको वापस दे दिए गए फ्रांसीसियों को, और कहा कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर आप कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, आप आराम से ट्रेड करें जहां पे आपको स्थान दिया जाए। तो इस ट्रीटी के द्वारा शांत हुआ, और ये हमारा था सेकंड कार्नाटिक वॉर। तो गाइज मैंने 3 चीजें बताई थी, रीजन, कौन कौन से युद्ध हुए, बैटल हुई, कैसे शांत हुआ। तो रीजन क्या था, दोनों जगह की कुर्सियों पे शासन करना, और बैटल कौन सी हुई, बैटल ऑफ अंबर 1749 एंड बैटल ऑफ आर्कोट 1751। इसके बाद ट्रीटी कौन सी हुई जिससे शांत हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सो एंजॉय करें लेक्चर को। थैंक यू।